So today we will be discussing about रॉबर्ट के मर्टन। तो इससे पहले हमने दुर्खीम पढ़ लिया है, जिसको हम डायरेक्टली एक्सप्लिसिटली फंक्शनलिस्ट नहीं बोलते हैं। उसके बाद हमने मेलिनोवस्की पढ़ा, ब्रोनिस्लो मेलिनोवस्की, जिसने कॉइन की थी टर्म फंक्शनलिज्म। उसके बाद एयर रेडक्लिफे ब्राउन, जिसने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जो टर्म है इसको कॉइन किया था विद अ लिटिल बिट ऑफ चेंजेस फ्रॉम द ओल्डर थिंकर्स। नाउ कम्स रॉबर्ट के मर्टन। रॉबर्ट के मर्टन एक स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट है, but he has tried to bring about some changes in the earlier what we call methodology of structural functionalists, and hence he has been referred to as a kind of neo-functionalist who has brought some changes in the same. तो रॉबर्ट के मर्टन का हमारे सिलेबस में है लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शंस, कॉन्फॉर्मिटी एंड डेविएंस एंड रेफरेंस ग्रुप बिहेवियर। तो बेसिकली इसके अलावा हम एक और चीज इसमें हम पढ़ने वाले हैं व्हिच हैज बीन कॉल्ड एज मिडिल रेंज थ्योरी। वो करता है, प्रपोज करता है। एंड उसके बाद है हमारा कि रिसर्च और थ्योरी के बीच में रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, उसके अलावा हमारे जो मेजर टॉपिक्स है वो यही है एक्सप्लिसिटली, जो कि सिलेबस में मेंशन किए गए। उसके बाद एक फंक्शनल पैराडाइम हो रहा है इसका, जो मर्टन जो है वो एक्सप्लेन करता है, जिसमें पोस्टुलेट्स की बात की गई है, पोस्टुलेट्स की। और उसके बाद एनोमी का जो है वो डेविएंस के अंदर ही इसका आ जाता है। मैनिफेस्ट एंड रिलेटिव फंक्शन के अंदर जो बाद में डेविएंस की थ्योरी बताता है, तो उसके अंदर ही हमारा जो ये एनोमी का फंक्शनल पैराडाइम है वो आ जाता है। तो बेसिकली अब हमको रॉबर्ट के मर्टन जब भी क्वेश्चन में आ रहा है, तो उससे रिलेटेड हमारे जितने कॉन्सेप्ट्स हैं, जितनी हमारी नींव है, उसमें सबसे पहले हमारे दिमाग में आएगा मिडल रेंज थ्योरी की बात करता है, मिडल रेंज थ्योरी की बात करता है। उसके बाद रिसर्च और थ्योरी के बीच में क्या एक रिलेशनशिप है, उसके बारे में रॉबर्ट के मर्टन बात करता है। उसके बाद रॉबर्ट के मर्टन का फंक्शनल पैराडाइम है, जिसमें वो टैलकेट पार्सन से इंस्पायर होके एक अपना खुद का फंक्शनल पैराडाइम बताता है। उसके बाद हमको आना है लेटेंट और मैनिफेस्ट फंक्शन पे, फिर कंफर्मिटी और डेविएंस पे, जिसमें डेविएंस के अंदर एनोमी को फंक्शनल पैराडाइम के थ्रू वो एक्सप्लेन करता है, और लास्ट में रेफरेंस ग्रुप बिहेवियर और रिलेटिव डेप्रिसिएशन जो डेप्रिवेशन जो लिंक्ड है। ठीक है, वंस अगेन रॉबर्ट के मर्टन यानी मिडल रेंज थ्योरी, यानी कि उसका रिलेशनशिप बिटवीन रिसर्च एंड थ्योरी, यानी कि फंक्शनल पैराडाइम, यानी कि लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन, एंड यानी कि कंफर्मिटी एंड डेविएंस, यानी कि फंक्शनल पैराडाइम की एनोमी पे एप्लीकेशन, और रेफरेंस ग्रुप बिहेवियर और रिलेटिव डेप्रिवेशन। ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो हमें रॉबर्ट के मर्टन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स में हमें समझनी है, पढ़नी है। ठीक है, अब रॉबर्ट के मर्टन जो है, रॉबर्ट के मर्टन वाज एक्चुअली अ क्रिटिक ऑफ पार्सन्स। पार्सन्स का ही स्टूडेंट है, पहले ही वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम, बट ही बीट द टीचर विद हिज ओन स्टिक। सो दैट इज द रीजन ही इज नोन टू बी एज द क्रिटिक ऑफ पार्सन्स, क्योंकि वो पार्सन्स की कुछ चीजें हैं जो ही नोटेड डाउन दैट ही वांट टू क्रिटिसाइज पार्सन्स इन दैट ग्राउंड। ठीक है, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ही वाज द स्टूडेंट ऑफ पार्सन्स, एंड ही आल्सो गॉट हिज डॉक्टरल डिग्री फ्रॉम देयर ओनली, and then he went to the University of Columbia, and then he actually became the critic of Talcott Parsons. ठीक है, फर्दर उसके बाद उसको सोशियोलॉजिस्ट का सोशियोलॉजिस्ट कहा जाता है, यू नो द वन हु टीचेस द सोशियोलॉजिस्ट द करेक्ट मेथोडोलॉजी, क्योंकि उसका जो मेजर कंट्रीब्यूशन है दैट हैज बीन टुवर्ड्स मेथोडोलॉजी, दैट हैज बीन एक्चुअली व्हाट हैज हैपेंड इज, जो हमारे ट्रेडिशनल फंक्शनलिस्ट है स्टार्टिंग फ्रॉम दुर्खी, देन मेलिनोवस्की, देन ए आर रेडक्लिफे ब्राउन, देन टैलकेट पार्सन्स, तो इन सब के अंदर एक कॉमन पॉस्टुलेट है, एक ऐसी अजम्पशन है जो कॉमन है हर किसी में, जिसकी वजह से जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट अप्रोच है या जो फंक्शनलिज्म है दैट वाज बीइंग क्रिटिसाइज्ड एट दैट टाइम, बट मर्टन वाज द वन जिसने रिवाइव किया है इसको। जो फंक्शनलिज्म उस टाइम पे डिक्लाइन देख रहा था, उसकी एक रेलेवेंस, एक प्रॉपर एक उजागर करके लाया है कि हाँ, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट जो अप्रोच है दैट इज अ गुड अप्रोच टू गो। ठीक है, तो मर्टन अब पार्सन्स को क्रिटिसाइज किस बेसिस पे करता है? फॉर हिज थ्योरी बिल्डिंग स्ट्रेटेजी। जिस तरीके से पार्सन्स थ्योरी बनाते हैं, मर्टन को वो पसंद नहीं है, बिकॉज व्हाट पार्सन इज ट्राइंग टू डू इज, पार्सन स्टार्टिंग ही वहां से करते हैं। पार्सन की स्टार्टिंग कहां से होती है? ही ऑल्सो क्रिटिसाइज सम पीपल। हाउ ही क्रिटिसाइज्ड? ही क्रिटिसाइज्ड कि जो हमारे
दुर्खीम लाइक पीपल हैं। हाउएवर दे हैव इकोनॉमिस्ट जो है, सॉरी, इकोनॉमिस्ट ने जनरलाइजेशन बनाने की कोशिश की है, पर इकोनॉमिस्ट जो है वो इकोनॉमिक बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको सिर्फ देख रहे हैं। ठीक है, फर्दर जो हमारे दूसरी कैटेगरी के लोग हैं जिनको हम इकोनॉमिस्ट के अलावा जो सोशियोलॉजिस्ट है या बेसिकली फंक्शनलिस्ट हैं या पॉजिटिविस्ट जिन्हें हम कह सकते हैं जैसे कि दुर्खीम, उनको टैलगेट पार्सन क्रिटिसाइज करते हुए क्या बोलते हैं कि उन्होंने बिल्कुल सब्जेक्टिव मीनिंग्स एंड मोटिव्स को कंप्लीटली इग्नोर किया है। उनके जो पर्सपेक्टिव में सोसाइटी है दैट इज एवरीथिंग, सोसाइटी डिटरमाइंस ईच एंड एवरीथिंग, व्हिच इज नॉट करेक्ट। Individuals have their own role to play, and that is the reason he criticized Durkheim as well. उसके बाद टैलगेट पार्सन्स जो है तीसरी कैटेगरी ऑफ लोगों को भी क्रिटिसाइज करते हैं बाय सेइंग कि तीसरी कैटेगरी में नियो कांतियंस हैं जो जनरलाइजेशन नहीं लेकर आ पा रहे हैं। तो हर किसी को क्रिटिसाइज करके वो तीन बेसिक रूल्स लेकर आते हैं कि जो हमारा theory है सोशियोलॉजी की, दैट शुड बी अ वॉलंटरिस्टिक थ्योरी, दैट शुड बी अ जनरल थ्योरी, एंड देयर शुड बी अ प्रिंसिपल ऑफ इमरजेंस एज वेल। तो इन तीन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे वो एक थ्योरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो जनरल थ्योरी है, मतलब हर जगह एप्लीकेबल है, और जो वॉलंटरिस्टिक है मतलब जो इंडिविजुअल्स को भी कंसिडर करती है, और प्रिंसिपल ऑफ इमरजेंसी यानी सोसाइटी एज अ होल को भी कंसिडर करती है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मॉर्टन इज सेइंग कि हाउ आर यू एबल टू मेक सच अ कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी जो मतलब हर किसी चीज को कवर कर रही है। मॉर्टन क्रिटिसाइजेस दिस थिंग। ऐसा थोड़ी होता है कि आप एक थ्योरी बना रहे हो एंड दैट इज एप्लीकेबल ईच एंड एवरीवेयर, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो मॉर्टन जो है वो पार्सन्स का एक क्रिटिक लॉन्च करते हैं for building a sociological theory which he tries to answer each and every question, and he tries to deal with each and every problem with a single theory which is not practically possible. So यहाँ पर मर्टन जो है वो टैलगेट पार्सन्स को क्रिटिसाइज करता है कि दिस इज द रीजन योर थ्योरी बिल्डिंग अप्रोच इज समथिंग where you are trying to answer each and every question which is not practical possible with a single theory. तो तुम्हारी अप्रोच ही गलत है इस चीज को लेकर। तो मर्टन हाउएवर इस अप्रोच को लेकर थोड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बट जो ओवरऑल पर्सपेक्टिव है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट का, उससे कहीं ना कहीं जो मर्टन है वो भी अग्री करते हैं, बट इन अ मॉडिफाइड वे विच विल डिस्कस लेटर ऑन। बट द बैकग्राउंड इज दिस थिंग, दी जहां से पार्सन स्टार्ट करते हैं ना, मर्टन स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग पार्सन फ्रॉम दैट पॉइंट ओनली, कि तुम मतलब जो पार्सन का पर्सपेक्टिव है वहीं पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि हाउ यू आर थिंकिंग टू मेक अ थ्योरी विच इज प्रैक्टिकली एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी स्फेयर। तो वो चीज पॉसिबल नहीं है जो टैलगेट पार्सन्स करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एंड ही हिमसेल्फ टैलगेट पार्सन्स आल्सो फेल्स देयर इन सेकंड फेज। तो हमने ये चीज पढ़ी है पहले से। ठीक है, तो उसके बाद so he criticizes Parsons for developing an all-encompassing system of concepts which would prove futile and sterile at the heart of this criticism. ठीक है, तो हम फॉर्मल वर्ड्स में हम इस बात को इस तरीके से कन्वे करेंगे कि मर्टन्स कंटेंशन दैट पार्सन्स कंसर्न फॉर डेवलपिंग एन all encompassing system of concepts would prove futile and sterile at the heart of his criticism. तो वो बोलते हैं कि पार्सन्स एक he's trying to be an Einstein's of sociology where sociology doesn't have its Kepler, like क्योंकि हम अब स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट पढ़ रहे हैं जो साइंस कंसिडर करते हैं सोशियोलॉजी को, दैट सोशियोलॉजी इज अ साइंस। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हाउ मर्टन कॉल्स टैलगेट पार्सन्स टू बी इज आइंस्टाइन ऑफ अ साइंस, जहां पर केपलर भी नहीं आया है अभी। केपलर यूज्ड टू बी द फर्स्ट वन टू बिल्ड थिंग्स। तो केपलर, देन गैलीलियो आया, देन न्यूटन, देन आइंस्टाइन, एंड ही सेज कि केपलर तक नहीं है अभी, सोशियोलॉजी इज सच एन अंडर डेवलप्ड discipline right now. So उस stage में he's trying to be an Einstein and he's trying to be make a all encompassing theory which would prove futile and sterile at the heart of his criticism. So that is the thing. तो इस तरीके से मर्टन इज एक्चुअली क्रिटिसाइजिंग पार्सन्स कि वो आइंस्टाइन बनने की कोशिश कर रहे हैं, अभी हमारे पास केपलर ही नहीं है, अभी दिस सब्जेक्ट हैज टू बी मोर डेवलप्ड, मोर डेवलप्ड इन अ सेंस दैट कि हम एक ऐसी थ्योरी बना सके, बट एट अ लेटर स्टेज। तो एक जो अर्ली स्टेज है उस पर इस तरह की थ्योरी बनाना इज नॉट गुड। तो मतलब ये बोलता है कि ये जो ग्रैंड थ्योरेटिकल सिस्टम्स दैट पार्सन्स इज ट्राइंग टू मेक आर प्रीमेच्योर, व्हाट ही कॉल्स इट्स दिस
premature. This is not the right time to give an all encompassing theory. So this is premature. So यहाँ पर स्टिकी नोट पे I've just mentioned कि उन्होंने ऐसे लिखा है the social theory and social structure. तो बेसिकली सोशल स्ट्रक्चर इज लाइक द कीवर्ड, तो क्वेश्चन में सोशल स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ आ रहा है तो हम उसको देख लेंगे। और इसके कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या क्या है, नेचर ऑफ सोशियोलॉजिकल थ्योरी, रिकोडिफिकेशन ऑफ फंक्शनल अप्रोच एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनोमी, सोशियोलॉजी ऑफ साइंस एंड थ्योरी ऑफ रेफरेंस ग्रुप, जिसको हम ब्रॉडली देख ही रहे हैं कि हमें क्या क्या करना है। ठीक है, तो ही सेज कि थियोरेटिकल और एम्पेरिकल ग्राउंड वर्क जो है वो कंप्लीटली अभी हुए ही नहीं है, और अभी मतलब ना तो प्रॉपर थियोरेटिकल फ्रेम्स बन पाए हैं ना प्रॉपर एम्पेरिकल स्टडीज हो पाई है। तो इस केस में इस तरह की सिचुएशन के अंदर मर्टन के व्यू में तो मर्टन सेज दैट कि डेटा से रिलेटेड एक जनरल ओरिएंटेशन बनानी चाहिए हमको, एक वेरिएबल सजेस्ट करने चाहिए विच सोशियोलॉजिस्ट शुड consider rather than only formulating the clearly formulated statements of relationship between specified variables. तो इस बेसिस पे ही basically he is criticized. तो जो थ्योरी है that should be empirically verifiable and can be falsifiable. जो टैलगेट पार्सन्स की थ्योरी है वो इतनी जनरल है that it cannot be falsified. जैसे आई विल से इट मे और मे नॉट रेन टुडे, इससे कुछ बात पता चल रही है तो बारिश होगी या नहीं होगी, तो दिस इज अ वेरी जनरल स्टेटमेंट, नो वन कैन एक्चुअली फॉल्सिफाई मी। अगर बारिश नहीं होती है तो आई सेड इट मे नॉट, अगर बारिश होती है तो आई से इट मे। तो दो ही पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है, तो आई एम गिविंग इन कॉम्प्रिहेंसिव एंड जनरल थ्योरी व्हिच इज नॉट फॉल्सिफाइबल। सो ही सेज दैट दिस काइंड ऑफ थ्योरी इज नॉट समथिंग व्हिच गिव्स सम बेनिफिट सोशियोलॉजिस्ट। सो द थ्योरी शुड बी एम्पेरिकली वेरीफाइबल एंड फॉल्सिफाइबल। एम्पेरिकली हम उसको देख सकते हो और फॉल्सिफाई कर सकते हो। तो पार्सन की जो थ्योरी है वो इतनी जनरल है कि हम किसी न किसी तरीके से उसके फेवर में एविडेंस ढूंढ ही लेंगे, तो उसको कोई फॉल्सिफाई कर ही नहीं सकता है। तो इस बेसिस पे ही क्रिटिसाइज पार्सन्स, और फिर वो मर्टन जो है वो अपना सजेशन देते हैं लाइक हाउ कैन वी मेक नाउ व्हाट शुड बी द करेक्ट प्रोसीजर ऑफ अराइविंग एट जनरलाइजेशन, व्हाट आर काइंड ऑफ जनरलाइजेशन सोशियोलॉजी एक्चुअली नीड्स। ठीक है, so such an all-encompassing body of concept is nothing more than a general orientation suggesting the type of variables which must how uh, to be taken into account. So पार्सन जो है वो हर एक डायमेंशन को मेंशन कर देता है कि क्या क्या डायमेंशन हमको कंसिडर करनी चाहिए। बट जो पार्सन है या तो वो नेचुरल साइंसेस लाइक फिजिक्स को इमिटेट करने की कोशिश कर रहा है, और या फिर वो कंसिडर कर रहा है कि हर एक एस्पेक्ट जो है वो एक्सप्लेन किया जा सकता है, but it is not actually the case. So he says that this is not the way a theory should be actually developed. So मर्टन क्या कहते हैं, मर्टन कहते हैं कि सोशियोलॉजी जो प्रेजेंट स्टेज में है, अभी करंटली जिस स्टेज में है, वहां पर जो है थियरीज ऑफ मिडल रेंज आर रिक्वायर्ड। ठीक है, थियरीज ऑफ मिडल रेंज, तो हमारा जो फर्स्ट कीवर्ड है मर्टन से रिलेटेड थियरीज ऑफ मिडल अराइव कर चुके हैं। हमने स्टार्ट किया था कि किस तरीके से मर्टन जो है एट यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया डेवलप्स क्रिटिसिज्म फॉर हिज ओन टीचर टैलकेट पार्सन्स इन अ वे that Talcott Parsons is trying to establish an all-encompassing theory, which would actually prove futile and sterile. ठीक है, तो मर्टन जो है वो मिडिल रेंज थ्योरीज जो है वो सजेस्ट करते हैं, जो फंक्शनल अप्रोच है दैट शुड बी यूटिलाइज्ड इन फॉर्मुलेटिंग द थ्योरीज ऑफ मिडिल रेंज। जो हमारी फंक्शनलिस्ट अप्रोच है उससे हमें मिडिल रेंज की थ्योरीज को एस्टेब्लिश करना चाहिए। तो जो फंक्शनल अप्रोच है मर्टन के लिए दैट वाज प्राइमरली अ मेथड ऑफ सोशियोलॉजिकल रिसर्च टू बिल्ड थ्योरीज। तो इसीलिए वो मिडिल रेंज थ्योरीज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं, एंड ही सेज दैट सोशियोलॉजिस्ट शुड ट्राई टू अराइव एट थ्योरीज व्हिच आर ऑफ मिडिल रेंज। ठीक है, तो मिडिल रेंज थ्योरीज, सो मिडिल रेंज थ्योरीज का क्या मतलब, middle range theories are limited generalization sufficiently close to empirical reality so that specific and empirically verifiable hypotheses can be deduced from them. अब क्या है limited generalization, मतलब it is not an all encompassing theory which can be applied to each and every society, and this was the question which came in 2023, that are the theories of are the theories of R.K. Merton universally applicable?
See, he himself is saying that middle range theories are limited generalization. It means that it is not applicable to each and every aspect. It is not applicable to each and every society. Every society, it is a limited generalization. And it is sufficiently close to empirical reality so that specific and empirically verifiable hypothesis can be deduced from there. तो देखो तुम अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो this for this concept, then you will be able to understand each and every trick of the question, that how he is trying to you know pressurize you to move in the wrong direction, but you would not, because you have concept clarity, you have that understanding. So middle range theories are limited generalizations. ठीक है, limited है एक तो, दूसरी बात empirical reality से close है. So is Merton's theory, is Merton is saying that empirical reality ही middle range theory है? No, he's saying जैसे Max Weber is saying about ideal types, जिसमें reality can be a little bit different from ideal types. Similarly, Merton की जो middle range theories हैं that are close to empirical reality but not actual reality. ठीक है, तो हमें उससे क्या करना है, मिडिल रेंज थ्योरी की रेलेवेंस क्या है, मिडिल रेंज थ्योरी से हमें एक वेरीफाइबल हाइपोथेसिस पे आना है जिसको हम एम्पेरिकली वेरीफाई, ठीक है, तो ये हमारा वो है. तो ये मिडिल रेंज थ्योरीज का टारगेट है, दैट मिडिल रेंज थ्योरीज आर लिमिटेड जनरलाइजेशन सफिशिएंटली क्लोज टू एम्पिरिकल रियलिटी सो दैट स्पेसिफिक एंड एम्पिरिकली वेरीफाइबल हाइपोथेसिस कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम देम. जैसे कि Durkheim का जो functionalist approach है, that is much more relevant, which is a middle range theory type of thing. अब उसकी study of suicide देखो, that is actually a middle range theory. Is suicide theory applicable to each and every society? No, suicide theory is not applicable to each and every society and each and every aspect. क्या जो सुसाइड है वो हर एक किसी सुसाइड के बारे में बात कर रहा है? नो, इट इज टॉकिंग अबाउट अ लिमिटेड जनरलाइजेशन. सुसाइड को सॉलिडारिटी से लिंक किया है, तो एक ये लिमिटेड है और एम्पेरिकली वेरीफाइबल कर सकते हैं हम ये. अगर किसी सोसाइटी में सॉलिडारिटी ज्यादा है तो सुसाइड रेट्स कम होंगे. दिस इज एम्पेरिकली वेरीफाइबल गाइस. तो दिस इज समथिंग व्हिच इज नोन एज मिडिल रेंज थ्योरी. तो ये क्या है, ये एक मिडिल रेंज थ्योरी है. ठीक है, तो पार्सन्स की थ्योरी में क्या कोई हाइपोथेसिस है, क्या कोई एम्पेरिकली वेरीफाइबल हाइपोथेसिस है? हाँ, ही टॉक्स अबाउट पेट्रोल वेरिएबल्स दैट एन इंडिविजुअल इज एनकाउंटर्ड विद टू काइंड्स ऑफ पैटर्न्स, जिसमें से वो एक पैटर्न को फॉलो करता है. तो ठीक है, कुछ जनरलाइजेशन करने की कोशिश की है, बट इज दैट रियली फॉल्सिफाइबल और एम्पेरिकली वेरीफाइबल? नो. तो इस वजह से तो मिडिल रेंज थ्योरीज का पहला पॉइंट ये था. दूसरा, जो मिडिल रेंज थ्योरी के अंदर कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं, दोज आर ऑपरेशनलाइजिंग. ऑपरेशनलाइजिंग कॉन्सेप्ट्स का मतलब है कि साइंस की लैंग्वेज है. टू ऑब्जर्व कॉन्सेप्ट्स वी शुड बी एबल टू रिलेट दिस कॉन्सेप्ट टू इंडिसेस व्हिच कैन बी ऑब्जर्व्ड. अब जैसे कि सुसाइड है, हम सुसाइड को सॉलिडारिटी से लिंक कर रहे हैं, तो सॉलिडारिटी जो है वो एक्सप्लिसिटली जो है ऑब्जर्वेबल नहीं है, बट हम इसको ऑपरेशनलाइज कर सकते हैं कि अगर सॉलिडारिटी ज्यादा होगी तो फिर लोग ज्यादा बेटर तरीके से इंटीग्रेटेड है सोसाइटी के अंदर, तो इंटीग्रेशन को मेजर करने के वो हो सकते हैं, ऑपरेशनलाइज कर सकते हैं उस चीज को हम. जैसे दूसरा एग्जांपल ले लो, कार्ल मार्क्स ने एलिनेशन की बात की है कि वर्कर्स इन द फैक्ट्री आर एलिनेटेड. तो जो हमारे फैक्ट्री के वर्कर्स हैं, इनकी एलिनेशन को चेक करने के लिए हम इस कॉन्सेप्ट को ऑपरेशनलाइज कर सकते हैं. तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो एलिनेटेड वर्कर्स हैं उनका ऑब्वियसली अगर वो एलिनेटेड है तो काम करने में मन नहीं लगता होगा, तो वो या तो ज्यादातर छुट्टी पे रहते होंगे या वो एब्सेंट रहते होंगे, मतलब प्रोटेस्ट करते रहे होंगे. तो इसीलिए एलिनेशन जो है उसको दो टर्म्स में हमने रीडिफाइन कर दिया है, डिग्री ऑफ एब्सेंटिज्म और प्रोटेस्ट. तो ये चीज है विच इज नोन एज ऑपरेशनलाइजिंग, जो पासेस में कभी नहीं गई. अरे यार, वो एम्पेरिकल रियलिटी में कभी नहीं गया तो वो ऑपरेशनलाइज कैसे करेगा? तो ये चीज है. तो पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि जो हमारे लिमिटेड जनरलाइजेशन है दैट sufficiently close to empirical reality so that specific and empirically verifiable hypothesis can be deduced from then. And secondly thing, that middle range theories use the concept which can be operationalized. So to observe the concepts we should be able to relate these concepts to indices which are empirically verifiable. ठीक है, उसी एक चीज को एक्सटेंड किया है. थर्ड पॉइंट में they have mentioned about middle range theory should be grounded theory and it must grow out of facts. So it should be based on empirical data only. Like Durkheim's study of suicide has been based on the empirical observation of more than 26,000 cases. So what is the process? How we can say that middle range theories are grounded theories? So first is collect the data.
different processes, then pattern, find a common pattern in that data, then a generalization and empirical generalization can be arrived out of it. Next point Merton says is MRT are not mere empirical generalization but higher order abstractions. So एक बार फिर से फर्स्ट पॉइंट में भी हमने पढ़ा कि लिमिटेड जनरलाइजेशन है sufficiently close to empirical reality. सेकंड में हमने पढ़ा कि ऑपरेशनलाइज हो सकते हैं कॉन्सेप्ट्स जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. और थर्ड में हमने पढ़ा कि ग्राउंडेड थ्योरी होना चाहिए, फैक्ट से हम उसको लेकर आए. तो ग्राउंडेड थ्योरी का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर स्टॉप कर दिया हमने प्रोसेस, जनरलाइजेशन ले ली हमने, वो एम्पेरिकल डेटा पे बेस्ड है. बट वो जो एमआरटी है वो सिर्फ एक एम्पेरिकल जनरलाइजेशन नहीं है, बट उससे कुछ ऊपर है, हायर ऑर्डर एब्स्ट्रैक्शन है. जैसे कि दुर्खीम का देखो, सुसाइड जो है बहुत अच्छे से एक मिडल रेंज थ्योरी एक्सप्लेन करता है. तो जो दुर्खीम है वो एक डेटा पे आता है, डेटा से एक उस पे आता है, मतलब एक एम्पेरिकल जनरलाइजेशन पे आता है. जैसे वो डेटा देखता है तो डेटा में उसको पता लगता है कि प्रोटेस्टेंट्स के अंदर जो है वो हायर रेट ऑफ सुसाइड है देन कैथोलिक्स. men tend to suicide more than women and unmarried people tend to suicide more than married. तो ये डेटा से उसने जनरलाइजेशन निकाल ली. तो ये जो है ये ग्राउंडेड थियरी है, मतलब बेस्ड ऑन डेटा. बट हायर ऑर्डर एब्स्ट्रैक्शन क्या होगा कि इन चीजों पे कॉमन थ्रेड को आइडेंटिफाई करा विच इज सॉलिडारिटी. ये हायर लेवल एब्स्ट्रैक्शन है कि सुसाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी नॉट प्रोपोर्शनल, इनवर्सली रिलेटेड टू सॉलिडारिटी. यानी कि जितनी ज्यादा सॉलिडारिटी होगी, जितना ज्यादा सोसाइटी में कोहिजन होगा, सुसाइड रेट्स उतने ही कम होंगे, क्योंकि लोग जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, समाज में अच्छे से घुले मिले हुए हैं. पर वहीं अगर सॉलिडारिटी कम है, लोग ज्यादा एलिनेटेड फील कर रहे हैं, देन सुसाइड रेट्स विल बी हाई. So this is a higher level of abstraction which is not seen in directly this empirical generalization. So this is a middle range theory which is higher level abstraction. तो इट्स लाइक कि ए एंड बी फॉर एग्जाम्पल आर फाइटिंग. तो ये फाइट कर रहे हैं, तो ये एक एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन है कि हाँ ये लोग फाइट कर रहे हैं, बट दैट कैन बी ऑल्सो अ क्लास कॉन्फ्लिक्ट, दैट कैन बी एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड दैट कैन ऑल्सो बी एन इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट. तो इस चीज को अंडरस्टैंड करना कि एक इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, और मतलब किस वजह से ये लोग फाइट कर रहे हैं, तो ये चीज है हायर लेवल एब्स्ट्रैक्शन. Coming on to next thing, which is they act as a bridge between micro sociological research and macro theory building. Actually what happens is बात वहीं पर आ जाती है. टेलकट पार्सन्स को याद करो, he in his first phase says कि इंडिविजुअल मोटिव्स को कंसिडर करना चाहिए, तो वो माइक्रो चीज पे फोकस कर रहा है. एंड देन व्हाट ही सेज इज कि माइक्रो सोशियोलॉजिकल एनालिसिस इज नॉट इम्पोर्टेंट. तो वो ही जंप्स फ्रॉम माइक्रो टू मैक्रो सोशियोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव. तो इसीलिए वो माइक्रो को फिर कंप्लीटली इग्नोर ही कर देता है कि इसकी कोई जैसे बात भी हुई थी. तो कंप्लीटली जो है वो है मैक्रो फोकस करता है. बट ही सेज, मर्टन सेज कि जो एमआरटीज है हमारी मिडिल रेंज थियरीज है, दे एक्चुअली एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन माइक्रो सोशियोलॉजिकल एंड मैक्रो थ्योरी बिल्डिंग. तो हमारा माइक्रो और मैक्रो के बीच में एक ब्रिज का काम करता है मिडिल रेंज थियरीज. हम एकदम से डायरेक्टली मैक्रो एनालिसिस पे जंप नहीं कर सकते. दिस इज आल्सो वन ऑफ द मेजर क्रिटिसिज्म कि मैक्रो एनालिसिस इतना इतना ओवरव्यू कंसिडर करना इज नॉट करेक्ट. तो हम स्लोली एब्स्ट्रैक्शंस को रेज करेंगे और फिर धीरे धीरे माइक्रो से मैक्रो अप्रोच पे जाएंगे. माइक्रो पैटर्न से ही हमको मैक्रो अप्रोच पे जाना चाहिए. नेक्स्ट है MRT makes no claim of explaining every aspect of social life, rather they can tell what can be explained with the existing knowledge. So MRT का कोई एक ऐसा इंटेंशन नहीं है कि हर एक चीज, MRT है मिडिल रेंज थे, आई होप दैट्स क्लियर. सो हर एक एस्पेक्ट को एक्सप्लेन करने की दे डजंट गारंटी, दे डजंट क्लेम दिस थिंग कि वो हर एक चीज एक्सप्लेन करेंगे. बट वो बता सकते हैं कि जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उससे क्या चीज एक्सप्लेन की जा सकती है, उससे क्या हायर ऑर्डर एब्स्ट्रैक्शन जो है वो निकाली जा सकती है. तो ये चीज वो जरूर क्लेम करते हैं. तो ऐसे कोई मास्टर की नहीं है टू ओपन ऑल द डोर्स. सो ये पार्सन्स के कॉन्टेक्स्ट में उसने ये चीज कमेंट की थी दैट देयर इज नो मास्टर की टू ओपन ऑल द डोर्स एंड एमआरटी डजंट क्लेम to explain each and every aspect of social life, rather it can explain what it can be, it can tell or explain what can be explained using the existing knowledge, right? जैसे suicide, तो उसमें suicide के बारे में that too in limited manner linking with it with solidarity. ठीक है, तो एक जनरल है, बट इतना जनरल है कि सोशल बिहेवियर के एस्पेक्ट से डील कर रहा है.
इट इज नॉट डीलिंग सुसाइड इन इंडिविजुअल मैनर या एक इंडिविजुअलिस्टिक फिनोमेना के रूप में इसको नहीं देख रहे हैं. सो इट डज नॉट मेक अ क्लेम कि आपकी हर एक सुसाइड रिलेटेड प्रॉब्लम कैन बी एक्सप्लेन थ्रू दिस theory. So this is a middle range theory. This is does not deal with each and every aspect, but is general enough to explain what can be explained through the existing data of knowledge we have. Right? Next is they specify ignorance. Ignorance का मतलब ये हुआ कि तो मिडिल रेंज थ्योरीज हमें ये तक भी बता देती हैं कि इग्नोरेंस कहाँ पर है, यानी कि क्या एस्पेक्ट ऐसा है जो अभी की अनडिस्कवर्ड है. यानी एग्जिस्टिंग नॉलेज से तो उन एस्पेक्ट्स को एक्सप्लेन कर ही देती है, बट साथ में ये भी बता देती है कि ये चीज जो है ये अभी अनएक्सप्लोर्ड है और यहाँ पर अभी हम जैसे साइंस में हम डिस्कवर नहीं कर पाए हैं अब तक. मतलब ऑल्टरनेट थ्योरीज हैं बट एक एम्पेरिकल एविडेंस के साथ हम नहीं बता सकते कि व्हाई रेन हैपेंस. सो इस तरीके से इग्नोरेंस में बता देते हैं कि ये एस्पेक्ट अभी तक डिस्कवर नहीं किया गया है. तो सोर्स ऑफ न्यू हाइपोथेसिस भी है ये कि एक नया हाइपोथेसिस यहाँ से पता लग जाता है और ये पता लगता है कि क्या नेक्स्ट हम एक्सप्लोर कर सकते हैं. लास्ट इज MRT is ideologically neutral. यहाँ पर इनफैक्ट आई थिंक मर्टन विल बी ऑल्सो क्रिटिसाइज्ड ऑन लेटर स्टेज व्हेन ही विल बी सेड दैट कि वो हर एक चीज को ही सेज कि जजमेंट्स को इग्नोर कर दो. जैसे वेबर की जो थ्योरी है प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द राइज ऑफ कैपिटलिज्म, ये मैक्स वेबर की थ्योरी है. तो दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ MRT. तो ये इसको याद रखो कि वेबर की जो थ्योरी है दैट इज आल्सो अ मिडिल रेंज थ्योरी. उसमें आइडियोलॉजिकल कोई भी जजमेंट नहीं है दैट यू शुड बी अ प्रोटेस्टेंट, यू शुड बी you what you should be and what should not be is not something which has been mentioned in this theory, hence it is value free. तो वैल्यू न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट है जो मैक्स वेबर भी बोलते हैं. तो इस चीज को इतनी बारीकी से समझो तुम, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल देर इज द क्वेश्चन कम्स दैट कैन यू ब्रिंग आउट सिमिलैरिटीज बिटवीन मैक्स वेबर एंड रॉबर्ट के मर्टन. तो इस हर एक एंगल से तुम चीजों को कंपेयर करो, हर एक चीज की इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो. जैसे मैक्स वेबर और इसमें रॉबर्ट के मर्टन में एक चीज हमें क्लियरली नजर आ रही है. क्या वैल्यू न्यूट्रलिटी के नाम से कॉन्सेप्ट देते हैं मैक्स वेबर, और आइडियोलॉजिकल न्यूट्रल मिडिल रेंज थ्योरीज के बारे में बात करते हैं रॉबर्ट के मर्टन. सो वैल्यू न्यूट्रलिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसपे दोनों अग्री करते हैं. हालांकि जो लाइन ऑफ थॉट है, जो मेजर वर्क्स हैं, जो 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 सारी चीजें हैं दैट आर वेरी मच डिफरेंट ऑफ मैक्स वेबर एंड रॉबर्ट के मर्टन. मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स का कंपैरिजन इज अ ट्रेडिशनल कंपैरिजन जो हर साल आता है, बट हर एक एंगल से सोचना, दिस इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो किसी भी चीज को किसी भी चीज से रिलेट कर सकते हैं. तो थिंकर्स की इससे नुकसान तो कुछ नहीं है, बट एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि हाउ थिंग्स आर इंटरलिंक्ड एंड व्हाट ईच पर्सन इज सेइंग. जैसे ही यहाँ पर मैक्स वेबर की बात आई, तो यू शुड बी एबल टू रिकॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू न्यूट्रलिटी ऑफ मैक्स वेबर. वैल्यू न्यूट्रलिटी की ही टॉक्स अबाउट दैट. तो हर एक चीज को you like consume each and everything in your heart in a way that you are able to relate things in a manner. और वो तभी पॉसिबल है जब एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है कि कौन क्या कह रहा है. ठीक है. तो ये यहाँ पे अब जैसे दुर्खीम और रॉबर्ट के मर्टन, इनके बीच की सिमिलैरिटीज ड्रॉ करनी है. तो जो दुर्खीम है और जो मैक्स वेबर है, सॉरी दुर्खीम है और जो रॉबर्ट के मर्टन है, हम ऊपर इतने एग्जांपल्स हमने सारे दुर्खीम की थ्योरीज के लिए हैं. तो दुर्खीम और इस पे भी आ सकता है. फर्दर टैलकट पार्सन्स और रॉबर्ट के मर्टन पे आ सकता है. तो जब भी कोई थिंकर हम पढ़ रहे हैं, जैसे रॉबर्ट के मर्टन अभी हम करंटली पढ़ रहे हैं, तो लिंक दिस थिंकर विद ईच एंड एवरी अदर थिंकर. तो हर एक थिंकर से उसे लिंक करो कि क्या सिमिलैरिटीज है, क्या डिसिमिलैरिटीज है, कौन क्या कहता है और कौन किसको कैसे क्रिटिसाइज करता है. तो इस चीज की एक हम ऑल्टरनेट या तो वीडियो बनाएंगे जिसपे हम सारे पर्सपेक्टिव्स को लेकर चलेंगे कि इस चीज को इससे कंपेयर करें या इस चीज को इससे कंपेयर करें या इस टॉपिक पे इस चीज बंदे को कंपेयर करें तो क्या बात होती है. और हमें मेजर थीम्स भी पता है, जैसे पर्सपेक्टिव ऑन रिलीजन. जैसे कार्ल मार्क्स का रिलीजन एक्सप्लिसिटली इज नॉट मेंशन्ड इन द सिलेबस, बट स्टिल इट इज रेलेवेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग थिंग्स. तो वो कहीं ना कहीं है रेलेवेंट पढ़ने के लिए और उस पर कंपैरिजन आ सकता है कि कार्ल मार्क्स रिलीजन के बारे में क्या कहते हैं. दुर्खीम आल्सो टॉक्स अबाउट रिलीजन. अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज अनोमी. अनोमी के बारे में किस किसने बात की है.
अनोमी रॉबर्ट के मर्टन बोलते हैं, अनोमी के बारे में दुर्खीम भी बात करते हैं, अनोमी के बारे में कार्ल मार्क्स भी बात करते हैं, और मैक्स वेबर भी बात करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं लिंकेज है सबकी। एलिनेशन, सॉरी अनोमी नहीं, एलिनेशन। एलिनेशन की बात जो है वो मैक्स वेबर भी करते हैं और कार्ल मार्क्स भी करते हैं। तो कोई भी जो कॉन्सेप्ट है जो किसी भी पर्सन ने यूज किया है, उसको लिंकेज करो फर्दर। जब हमने थिंकर्स की एक कॉन्सेप्ट की भी लिंकिंग कर दी है, उसके बाद जैसे सोशल स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से सोशल स्ट्रक्चर है, क्लास का कॉन्सेप्ट है, दैट इज मोर रेलेवेंट टू कार्ल मार्क्स। तो हर एक कॉन्सेप्ट का चारों तरफ का पर्सपेक्टिव क्या है कि किसने क्या कहा, वो अंडरस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट है। वंस यू फॉर्म द बेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग थिंकर्स, सो द नेक्स्ट लेवल इज टू अंडरस्टैंड एंड रिलेट ईच एंड एवरीथिंग विद लाइक एवरीथिंग। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज हो गई। उसके बाद हाँ, आई वाज सेइंग कि आई वाज मेंशनिंग समथिंग अबाउट दिस क्वेश्चंस कि किस तरह से आते हैं। एनीवेज विल सी। उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट, हाँ, तो ये जो मिडल रेंज थेरीज के बारे में रॉबर्ट के मर्टन बात करते हैं कि मिडल रेंज थेरीज हमको सोशियोलॉजी में बनानी चाहिए। तो पार्सन्स के जो फॉलोअर्स हैं वो पूरे कट्टर फॉलोअर्स हैं, तो वो आर के मर्टन को क्रिटिसाइज करते हैं। तो आर के मर्टन को क्रिटिसाइज किया गया है रॉबर्ट बियर्सट ने, जो पार्सन्स के ही फॉलोवर थे, और उन्होंने कहा कि एमआरटी जो है वो एक लो लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल एम्बिशन है, इट इज एनेमिक, इट इज एनीमिक। तो इस तरह से क्रिटिसाइज करते हैं। इट इज लाइक फॉर एग्जांपल यू हैव टू get an insight of Delhi. So there are two ways to explore Delhi. You can go every street and explore what's in the streets of Delhi, or otherwise you can have a holistic view by having an helicopter and riding on to get an overview of what kind of city Delhi is. So this helicopter kind of holistic macro sociological viewpoint is of Parsons, and this micro sociological inquiry where you're going street by street. This is what is considered as a Merton's view, and it represents the plight in sociological imagination. So Birzat said that Parsons had a whole overview, and Merton will lose out on macro sociological inquiry. He would not be able to understand how these parts are connected. He knows that street number this has these things, street number two has these qualities, but he'll not be able to link it to the whole greater whole, which is Delhi. So generalization for the whole Delhi is not possible by going from street to street. Rather, it is also a lengthy process and an anemic situation, as described by Birzat. So, so on this grounds, Merton has been criticized. However, he also defends himself. He says that it's not that he's missing out on the macro sociological inquiry. Rather, he's just saying that we should protect ourselves from premature macro sociological analysis. So it's like if you don't have the uh, resources to go on for to hire a helicopter and go for Delhi tour, then you should go street by street and then only form a picture of macro sociological viewpoint. So it is like premature sociology macro sociological analysis is not good. Second is Emrich K. Francis. He talks about the fragmentation of knowledge. So it is similar to what Robert Birzat is saying, is that कि how parts are connected, वो ये कह रहे हैं कि नहीं समझ पाओगे तुम. Similarly, he says कि तुम्हें street का पता है, ये एक knowledge है, तुम्हें दूसरी street का पता है, ये knowledge है. But your knowledge is fragmented, it is not combined as a whole. So there will be no integration, no unified whole. You will study each topic, like you study topic number one, then another. So there will be no interlinking between the parts. So इस तरीके से जो हमारे फ्रैंसिस हैं वो भी इसे क्रिटिसाइज करता है मर्टन को। तो इस तरीके से फिर उसके बाद मर्टन ऑल्सो डिफेंस हिमसेल्फ इज सेइंग दैट इट विल नॉट लीड टू फ्रेगमेंटेशन ऑफ नॉलेज, रादर इंटीग्रेट करेगा ये। तो जैसे सुसाइड जनरलाइजेशन इज इंटीग्रेटिंग 4 एम्पेरिकल जनरलाइजेशंस। 4 हमने ऊपर एम्पेरिकल जनरलाइजेशन देखी थी, उसमें कॉमन थ्रेड हमने सॉलिडारिटी का निकाला था जो एक हायर लेवल एब्स्ट्रैक्शन थी। तो इट इज रादर इंटीग्रेटिंग 4 of them and combining into one। तो इस तरह से वो डिफेंड कर रहे हैं। तो इट इज लाइक कि ऐसा बोला जाता है जनरली कि जैसे एक बोतल है, तो उसको हम या तो हाफ फुल देख सकते हैं या उसको हाफ एम्प्टी देख सकते हैं। तो यही है। तो रॉबर्ट के मर्टन इज ट्राइंग टू सी द bottle half full and others are seeing that the bottle is half empty. So this is all about perspective. So relationship between research and theory. अब
जो रॉबर्ट के मर्टन है उसकी हमारा जो मिडल रेंज थ्योरीज है उसका कॉन्सेप्ट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे खत्म हो चुका है।